चलिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बिल्कुल बीच में था। ये कहानी एक बहुत बड़ी दुविधा की है। तो जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय नेताओं के सामने एक बहुत ही अजीब और मुश्किल सवाल आके खड़ा हो गया। सवाल ये था कि एक ऐसे साम्राज्य से आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाए जो खुद फांसीवाद से अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहा हो। और इसी दुविधा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ी बहस छेड़ दी। मतलब ब्रिटेन युद्ध में फंसा है तो क्या ये हमारे लिए एक मौका है या फिर ये एक नैतिक संकट है। तो हुआ ये कि दो बड़े ग्रुप बन गए। दोनों की सोच, उनकी स्ट्रैटेजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ था लेफ्ट विंग, जिसका मानना था कि ये तो एक साम्राज्यवादी जंग है और अपनी आज़ादी हासिल करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ थी कांग्रेस की मेन लीडरशिप, जो फांसीवाद के तो सख्त खिलाफ थी और वो नहीं चाहती थी कि नाजियों के खिलाफ चल रही लड़ाई किसी भी तरह से कमजोर पड़े। और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स के लिए तो ये एक बहुत ही गहरा नैतिक संकट था, एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। वो जैसे दो मोर्चों पर एक साथ फंस गए थे, एक तरफ देश में साम्राज्यवाद और दूसरी तरफ दुनिया में फांसीवाद। अब जो कांग्रेस का लेफ्ट विंग था, उसके लिए इंतजार करना कोई ऑप्शन ही नहीं था। उनका साफ कहना था, बातचीत का समय गया, अब तो सीधी कार्रवाई का, डायरेक्ट एक्शन का वक्त है। उनके तर्क बहुत सीधे और साफ थे। पहला, ये एक इंपीरियलिस्ट जंग है। दूसरा, आज़ादी पाने का ये सुनहरा मौका है। उनका मानना था कि जनता तो तैयार बैठी है, बस एक आवाज़ देने की देर है। उन्होंने लीडरशिप पर यह भी आरोप लगाया कि वो बहुत डर रहे हैं और अंग्रेज़ों से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे माहौल के जवाब में महात्मा गांधी ने एक बिल्कुल अलग तरह का विरोध का रास्ता सुझाया। एक ऐसा रास्ता जो खास तौर पर इसी सिचुएशन के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह आखिर था क्या? देखिए, ये एक लिमिटेड, सिंबॉलिक लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका था विरोध करने का। इसमें होता ये था कि कुछ चुने हुए लोग अकेले पब्लिक में जाकर वॉर एफर्ट का विरोध करते थे। और इसका तरीका भी देखिए कितना शानदार था। ये ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक डिसिप्लिन्ड और ओपन चैलेंज था। जो भी सत्याग्रही चुना जाता वो पहले लोकल मैजिस्ट्रेट को बताता था कि मैं इस समय इस जगह पर विरोध करने वाला हूँ। फिर वो पब्लिक में जाकर कहते थे, अंग्रेज़ों की इस लड़ाई में पैसा या लोग देकर मदद करना गलत है। और अगर पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करती तो वो अपना भाषण दोहराते हुए दिल्ली की तरफ पैदल मार्च शुरू कर देते। इस पूरे आंदोलन का मकसद बिल्कुल साफ था। भारत को अपना विरोध भी जताना था, लेकिन ऐसे कि ब्रिटेन की लड़ाई कमजोर न पड़े। गांधी जी ने बहुत क्लियर किया था कि कांग्रेस भी नाजीवाद की जीत के उतनी ही खिलाफ है जितना कोई अंग्रेज। लेकिन मुद्दा ये था कि एक गुलाम देश को किसी साम्राज्यवादी जंग में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इसे कोई छोटा मोटा आंदोलन समझने की गलती मत कीजिएगा। मई 1941 तक 25,000 से भी ज्यादा सत्याग्रहियों को सजा सुनाई गई थी। सोचिए, ये आंकड़ा दिखाता है कि लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। साल था 1941 और दुनिया भर में चल रही जंग अचानक बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में भारत के दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। हो ये रहा था कि जो एक्सिस पावर्स थीं, खास तौर पर जापान, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थीं। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। दिसंबर में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया और देखते देखते मार्च 1942 तक जापान ने रंगून पर भी कब्जा कर लिया था। मतलब जंग अब सचमुच भारत की दहलीज पर थी और इसने अंग्रेजों पर भारत का साथ पाने का जबरदस्त प्रेशर बना। अब जब ब्रिटेन को एक मिलिट्री डिजास्टर सामने दिख रहा था तो विंस्टन चर्चिल की सरकार ने आनन फानन में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा एक डील पर बात करने के लिए। तो क्रिप्स मिशन क्या लेकर आया था? देखिए, इसमें कुछ वादे थे, लेकिन उनमें एक बड़ा लेकिन भी था। वादा था कि जंग के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, एक संविधान बनाने वाली बॉडी भी बनेगी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन असली पेंच ये था कि अभी यानी जंग के दौरान भारत की रक्षा का पूरा कंट्रोल वो ब्रिटेन के ही पास रहेगा। तो माहौल इतना गंभीर होने के बावजूद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया, बिल्कुल साफ मना कर दिया। और वजह भी बिल्कुल साफ थी,
कांग्रेस की मांगों और ब्रिटिश ऑफर में जमीन आसमान का फर्क था। कांग्रेस ने कहा, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी आज़ादी चाहिए। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स को राजाओं के नॉमिनी नहीं बल्कि जनता के चुने हुए लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा, देश के बंटवारे की तरफ इशारा करने वाली किसी भी बात को हम नहीं मानेंगे। और सबसे जरूरी बात, हमें पावर का ट्रांसफर अभी चाहिए, खास तौर पर डिफेंस का कंट्रोल। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में उस वक्त के भारतीय नेतृत्व की गहरी निराशा और कड़वाहट साफ झलकती है। उन्हें लगा कि ये प्रस्ताव कितने खोखले हैं। असल में देखें तो क्रिप्स मिशन का फेल होना लगभग तय ही था। क्रिप्स के हाथ बंधे हुए थे। लंदन में बैठे चर्चिल जैसे बड़े नेताओं ने पहले ही तय कर लिया था कि मिशन को कामयाब नहीं होने देना है, और क्रिप्स को साफ निर्देश थे कि जो ऑफर दिया है उससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना है। तो जब क्रिप्स मिशन खाली हाथ लौटा तो पीछे सिर्फ निराशा और गुस्सा बचा। बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और इसने आने वाले बड़े तूफान के लिए स्टेज तैयार कर दिया। अब सवाल सिर्फ एक ही था, क्या अब आज़ादी हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था? एक आखिरी, पूरे देश में एक साथ होने वाला महासंग्राम।